तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, तो इसके पहले हम लोग वैदिक काल का सामाजिक जीवन देख रहे थे, ठीक है। अच्छा, सामाजिक जीवन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, वैदिक काल का राजनीतिक पक्ष देखेंगे, ठीक है, राजनीतिक जीवन देखेंगे, या आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था। अच्छा, राजनीतिक जीवन में हम एक्चुअल क्या देखेंगे कि क्या उस समय की जो व्यवस्था थी वो क्या थी, राजतंत्र की व्यवस्था थी या गणतंत्र की व्यवस्था थी, ठीक है, या उस समय कोई कबीलाई व्यवस्था थी, या कोई उस समय प्रदेश था या राज्य था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उस समय कोई संस्था थी क्या, ठीक है, कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी क्या उस समय, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, उसमें सैनिकों की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उस समय कुछ मंत्री परिषद था या नहीं था, जैसे आज की डेट में क्या है, मंत्री परिषद है, उस समय कुछ मंत्री परिषद जैसा कुछ व्यवस्थाएं थी क्या, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले राजनीतिक पक्ष आर्यों का, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम राजनीतिक पक्ष या सामाजिक पक्ष या धार्मिक आर्थिक इस टाइप के जब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो हम एक ही जगह ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल दोनों को एक ही जगह हम देखेंगे, ठीक है। तो उसी क्रम में पहले हम ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक पक्ष देखते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल का यदि राजनीतिक पक्ष के बारे में बात करें तो यहाँ की जो समाज की जो व्यवस्था थी वो किसके आधार पे थी, किस आधार पे व्यवस्थित थी, ठीक है। तो यहाँ की जो समाज की जो व्यवस्था थी वो कबीलाई व्यवस्था थी, ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था थी, ठीक है, लोग कबीलों में रहते थे, ठीक है। अच्छा, जो इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है, ऋग्वैदिक काल के लोगों की जो प्रशासनिक इकाई का जो इनका आधार था वो कुल था या परिवार था, ठीक है। मैंने जब इसके पहले सामाजिक जीवन बताया था तो उसमें आपको बताया था कि जो इनका परिवार था संयुक्त परिवार रहता था, संयुक्त परिवार के संरचना में ये लोग रहते थे, जैसे नाना नानी दादा दादी जैसे सब लोग एक ही साथ रहते थे, ठीक है। उसी को कुल कहा गया है, उसी संयुक्त परिवार को क्या कहा गया है, कुल कहा गया है। अच्छा, और इसका जो सबसे छोटी इकाई है प्रशासनिक इकाई आर्यों का या ऋग्वैदिक कालों का वो क्या है, कुल है, ठीक है। अच्छा, जो कुल थे उनका जो मुखिया था, जो कुल का जो मुखिया था उसको कुलपत या गृहपति कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ कुल को मिला के, कुछ परिवारों को मिला के, ठीक है, एक ग्राम बनाया गया, ठीक है, एक ग्राम का रचना हुआ, एक ग्राम का निर्माण हुआ, ठीक है। उस ग्राम का जो मुखिया था उसको ग्रामणी बोला जाता था, ठीक है, उस टाइम में उसको क्या बोला जाता था, ग्रामणी। अच्छा, उसके बाद कुछ गांवों को मिला के एक विष बनाया गया था। अच्छा, उस विष का जो मुखिया था उसको विषपति बोला गया था, ठीक है। और कुछ विषों को मिला के एक जन बनाया गया था, उस जन को जनपद बोला जाता था, सॉरी, उस जन का जो मुखिया था उसको जनपति बोला गया, ठीक है। अच्छा, जो जन थे, ये जो जन था ये प्रशासनिक इकाई का एक पार्ट है, ठीक है, जन। यही जन को कबीलाई संगठन भी कहा गया है, ठीक है। जो कबीला था वो एक टाइप का जन ही था, ठीक है। तो यदि हम इसको एक छोटे से डायग्राम से समझें यहाँ पे, ठीक है, तो सपोज ये क्या है, जन है, सपोज ये जन है, ठीक है, जन या जो ये क्षेत्र है ये क्या है, जन है, ठीक है। ऐसे इस जन किस में विभाजित है, विश्व में। जन किस में विभाजित है, विश्व में। अब विश्व किस में विभाजित है, ग्राम में। ये जो विश्व है वो कई ग्रामों में विभाजित है। ये जो ग्राम था, ये जो ग्राम है, ठीक है, ग्राम, और ये जन है, और ये क्या है, विश्व, ठीक है। ये ग्राम कई कुलों में था, कई कुल, इस एक ग्राम में कितने बहुत सारे कुल पाए जाते थे। कुल मतलब कई सारे इसमें परिवार पाए जाते थे, इसको कुल कहा गया है, ठीक है। तो ये क्या कहा गया है, ये कुल है, ठीक है। अच्छा, कुल जो था प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, या इसका
मूल आधार माना जाता है, ठीक है, प्रशासनिक इकाई का। तो ये तो बात हो गई कुल, ग्राम, विश्व और जन के बारे में। ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और गणतंत्र शासन प्रणाली थी, ठीक है, दोनों यहाँ पे शासन प्रणाली पाई जाती थी। अच्छा, पाए जाने का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे एक संस्था थी, समिति, मैं अभी डिस्कस करूँगा इसके बारे में। एक संस्था थी, समिति, जो यहाँ का जो राजा था, जो यहाँ का जो संरक्षक था, जो कबीले का संरक्षक था, जिसको हम गोपा कहते हैं, ठीक है, गोपा कहा गया है। इसके जो कबीले का जो संरक्षक करता है उसको क्या कहा जाता है? गोपा, या इसको ऋग्वेद में जनस्य गोपा कहा गया है, ठीक है, जनस्य गोपा कहा गया है। तो ये जो जनस्य गोपा था, इसका चुनाव होता था, ठीक है, और इसके चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते थे वो कौन निभाते थे? समिति निभाती थी। जो समिति, जो संस्था थी, वो निभाती थी। इसलिए मतलब यहाँ पे एक चुनाव हो रहा है, चुनाव की प्रणाली जैसे कुछ व्यवस्थाएं थी यहाँ पे, इसलिए उसको गणतंत्र शासन प्रणाली भी कहा गया है, ठीक है। चलिए, तो इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इस काल में क्या थी? अनेक जनतांत्रिक संस्थाएं थी। उसमें से 3 महत्वपूर्ण है, उसमें से हमें 3 पढ़ना है। एक सभा पढ़ना, एक समिति और एक विदत। विदत जो थी, इनकी आर्यों की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी, ठीक है, विदत राजनीतिक संस्था थी, सबसे प्राचीन थी आर्यों की, ठीक है। अच्छा, यदि हम सभा की बात करें, सभा और समिति की बात करें, तो सभा और समिति में सक्रिय भूमिका किसकी थी? स्त्रियों की थी। उस समय की जो महिलाएं थी, उनकी सभा और समिति में क्या थी? सक्रिय भूमिका थी। इसलिए कहा जाता है, या मैंने आपको बढ़ाया था सामाजिक जीवन में, कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। अभी देखिए, ये राजनीतिक पक्ष में जो राजनीतिक जो संस्था है, इसमें ये लोग भाग ले रहे हैं, मतलब ये लोग राजनीतिक में भी भाग ले रहे हैं, ठीक है। इनकी जो शादी का जो आयु था वो 16 वर्ष था, ठीक है। वहाँ पे कोई इस टाइप की कृतियाँ नहीं पाई गई हैं, जब मतलब सती प्रथा या पर्दा प्रथा जैसी टाइप की कृतियाँ भी नहीं पाई गई हैं। तो मतलब इससे ही पता लगता है कि इनकी महिलाओं की स्थिति जो थी इस समय में क्या थी? अच्छी थी, ठीक है। ये सभा और समिति में क्या है? इनकी भागीदारी है, ठीक है। चलिए, तो सभा और समिति, एक्चुअल में सभा और समिति में होता क्या था? तो सभा और समिति में ये होता था कि ये अपने धार्मिक पक्षों के बारे में बात करते थे ये लोग, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बारे में ये लोग बात करते थे, समाज के बारे में बात करते थे। राजा जो था, इसका जो कबीले का जो संरक्षक हुआ करता था, इसके चुनने के बारे में बात करते थे कि राजा कबीला का संरक्षक, जो कबीले का संरक्षक होगा वो कौन होगा, ठीक है, इसके बारे में बात होती थी। तो ये सभा समिति में यही सब चर्चाएँ होती थी, ठीक है। अच्छा, समिति को केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती है, मतलब समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था कहलाती थी। अब केंद्रीय राजनीतिक संस्था में क्यों लिखा हूँ यहाँ पे? क्योंकि यह क्या करती थी कि राजा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कौन? समिति, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति। सभा जो थी वह उच्च वर्गों के, या जो पैसे वाले थे, जिनका समाज में स्थिति अच्छी थी, ठीक है, उन लोगों की जो संस्था थी वो कौन थी? सभा थी। उन लोगों के बारे में बात करती थी सभा। जो समिति थी वो आम लोगों की संस्था थी, ये आम लोगों का पक्ष रखती थी, ठीक है, समिति। और यही समिति राजा का या कबीले का जो संरक्षक था उसके चुनाव में क्या करती थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। और सभा और समिति का एक और काम था, ये राजा को क्या करती थी? सलाह देती थी, ठीक है, राजा को सलाह देती थी, ठीक है। तो ये आप लोग जानते रहिए। अच्छा, राजा जो था उस समय भूमि का स्वामी नहीं था, मतलब भूमि का जो मालिक था वो राजा नहीं था, ठीक है। जो कबीले का संरक्षक था वो भूमि का मालिक नहीं था। वो भूमि का मालिक कौन था? कबीले के भूमि का मालिक वहाँ की आम जनता थी, ठीक है। अच्छा, इसको एक टाइप का कर दिया जाता था राजा को, जो बलि कहा गया है। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था आपको, बलि के बारे में। तो बलि एक था स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, ओके। अच्छा, यहाँ पे यदि हम सेना की बात करें, ऋग्वैदिक काल में सेना की यदि बात करें, तो यहाँ पे कोई अस्थायी सेना नहीं पाई गई थी, ठीक है। यहाँ पर अस्थायी सेना थी। अस्थायी सेना का मतलब यह है कि जब युद्ध
की ज़रूरत, जब सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी, जब कहीं युद्ध होता था इनका, ठीक है, एक कबीले से दूसरे कबीले का जब युद्ध होता था तो इनको जब सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग क्या करते थे कि अपने कबीले से कुछ लोगों को छांट लेते थे जो युद्ध करने लायक हैं, ठीक है, कुछ लोग को पकड़ के लाए और उन्हीं को सैनिक घोषित कर देते थे, ठीक है। फिर युद्ध खत्म हो गया, फिर वो लोग सैनिक जो थे अपने अपने घर चले जाते थे, उनको कोई वेतन वेतन नहीं मिलता था। जिस तरह से आज भारत गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे जो सैनिक हैं उनको क्या करती है, वेतन देती है। तो ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं थी, ठीक है। दैट मीन्स उस समय अस्थायी सैनिक थे, अस्थायी सैनिक थे उस समय, ठीक है। इसमें कुछ अस्थायी सैनिक नहीं थे। और उस समय ऋग्वैदिक काल में कुछ मंत्रियों की भी चर्चा नहीं है, मतलब मंत्री परिषद जैसी कुछ व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ऋग्वैदिक काल में राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था, यह कबीले का संरक्षक था। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी किस में, ऋग्वैदिक काल की बात हो गई। क्या कर रहे थे, उत्तर वैदिक काल के, सॉरी अभी हम क्या कर रहे थे कि ऋग्वैदिक काल का हमने राजनीतिक जीवन देख लिया, राजनीतिक पक्ष देख लिया। अब हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक पक्षों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यदि उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक पक्षों की बात करें तो हमने पहला पॉइंट लिख रखा है उसमें कि इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ मतलब यहाँ पे राज्यों का उदय हो रहा है, ठीक है। राज्य मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक कोई शक्तिशाली राजा होना चाहिए उस क्षेत्र का, और एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, एक बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, उस क्षेत्र में कुछ सैनिक होना चाहिए, उस राजा के पास कुछ मंत्री होना चाहिए, ठीक है, उस क्षेत्रों में कुछ प्रजा होनी चाहिए, ओके, कुछ कर प्रणाली की वहाँ पे व्यवस्था भी होनी चाहिए, ओके। तो इसी सब व्यवस्था के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहली बार क्या हुआ, राज्य का उदय हो रहा है। राज्य का उदय हो रहा है मतलब क्या कि यहाँ पे जो जन थे ये कोई एक, इसी जनों में से कोई एक या कबीलों में से कोई एक शक्तिशाली कबीला रहा होगा और कई कबीलों को क्या किया होगा, हरा दिया होगा, ठीक है। हराने के बाद ओके, और सभी कबीलों को अपने कबीलों में मिला लिया होगा। क्यों ऐसा किया होगा, क्योंकि उस समय एरिया बढ़ गया था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में अब गंडक नदी तक विस्तार हो गया था, एरिया बढ़ रहा था, कृषि क्या हो रहा था, कृषि मतलब या फसल उगाए जा रहे थे, उसमें कृषि के कार्य हो रहे थे, फसल उगाए जा रहे थे, मतलब कृषि का अधिशेष हो रहा था, ठीक है। तो उस समय जो राजा की जो शक्ति थी उसमें क्या हो रहा था, वृद्धि हो गया। मतलब कैसे वृद्धि हो रहा है, जो राजा था वो कई जनों को, कबीलों को हरा के अपने कबीलों में मिला लिया और उसको क्या बोल दिया, जनपद या राज्य बोल दिया, ठीक है। तो पहले क्या था, इस ऋग्वैदिक काल में कबीलों का राजा हुआ करता था, कोई एक मतलब एक कबीला हुआ करता था और उसमें एक राजा हुआ करता था। वो किसका राजा था, कबीलों का राजा था, या कबीलों का जो कबीले थे उसका राजा था। और इस समय क्या हो रहा है कि यही कबीला किस में कन्वर्ट हो गया, राज्य या जनपद में कन्वर्ट हो गया। कई जन को मिला के ये क्या बना लिए, जनपद बना लिए, ठीक है, या राज्य बना लिए। अब वो जो राजा था वो क्या हो गया, प्रदेश या राज्य का राजा बन गया, मतलब उसके पास शक्ति ज़्यादा आ गई, क्षेत्र ज़्यादा आ गया, जनसंख्या ज़्यादा आ गई, शक्ति ज़्यादा आ गई, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त मतलब मिलता है कि ये राजा क्या हो गया, बलशाली हो गया। उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा क्या हो गया, बलशाली हो गया। ये कहाँ से हमें जानकारियाँ मिलती है, ये जानकारियाँ मिलती है सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या मिलता है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत की चर्चा की गई है, ठीक है। मतलब क्या कि राजा को ये लोग क्या मान रहे हैं, देवता मान रहे हैं, ठीक है। ये लोग राजा को देवता मानने लगे, राजा की शक्ति बढ़ी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और ये जो पद था राजा का यहाँ पे वंशानुगत हो गया था। यहाँ पे ऐसा कुछ चर्चा नहीं मिलती है वंशानुगत की, ठीक है। यहाँ पे चुनाव हो रहा है लेकिन वहाँ पे वंशानुगत, ठीक है। राजा का वही लड़का क्या बनेगा, राजा बनेगा, ठीक है, उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अच्छा, राजा ही क्या करता था, राजा न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी था, ठीक है। राजा ही क्या करता था, न्याय देता था। उस समय जो ब्राह्मण थे उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। देखो वंशानुगत हो गया, ठीक है। राजा क्या था, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी बन गया, ठीक है। इसमें ब्राह्मण जो था उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे जो कर था, यहाँ पे कर क्या था, कैसा था, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। लेकिन यहाँ पे जो कर क्या हो गया, नियमित हो जाएगा, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे जो कर प्रणाली थी वो नियमित हो गई थी। और कितना कर आपको देना था? 1/16वां भाग। मतलब जो भी आप उपजा रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, आप कुछ भी आप प्रॉफिट कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसका 1/16वां भाग आपको राजा को देना था। वो नियमित हो गया था कर। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस काल में जब राजा की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पे 2 संस्थाएं, सभा समिति। ठीक है, तो सभा और समिति का क्या होगा आप ही सोचिए। जब राजा की शक्ति बढ़ गई तो सभा समिति के बात राजा सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। वो जो उसके मन में आएगा वो करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? शक्ति है, उसके पास सैनिक हैं। तो इन लोग का बात थोड़ा नहीं सुनेगा वो। तो उस काल में, इस काल में आते आते सभा और समिति जैसी संस्थाओं का प्रभाव क्या हो गया? क्षीण हो गया। ठीक है, और सभा में स्त्रियों का प्रवेश क्या हो गया? वर्जित हो गया। ये देखिए, स्त्रियों का प्रवेश यहाँ पे वर्जित हो जा रहा है। किसमें? सभा में। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति क्या थी? थोड़ी ढीली पड़ गई, मतलब गिरावट आ रही थी स्त्रियों की स्थिति में। मैंने सामाजिक जीवन में भी इसका चर्चा किया था। ठीक है, तो सभा और समिति समाप्त नहीं हुई थी। सभा समिति थी, लेकिन उनका वर्चस्व इतना अधिक नहीं था जितना इसमें था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, सभा में जो उच्च वर्ग के लोग थे, इनका वर्चस्व हो गया था। ठीक है, और एक विदत जो संस्था थी, विदत, इसका तो नामो निशान मिट गया था यहाँ पे आते आते उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अच्छा, सतपथ ब्राह्मण में एक मैंने बताया था आपको कि राजसी यज्ञ का चर्चा मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। जब सतपथ ब्राह्मण में पढ़ा रहा था तो उसने बताया था कि राजसी यज्ञ का चर्चा मिलता है। तो राजसी यज्ञ से होता क्या था कि राजा का जो था राज्य अभिषेक संपन्न कराया जाता था। अब देखिए यहाँ पे राजा का राज्य अभिषेक हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी राजा का अभिषेक होगा, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे राजा का क्या हो रहा है? राज्य अभिषेक हो रहा है। मतलब जो राजा जब राजा बनेगा, कोई युवराज, ठीक है, राजा का जो लड़का होगा चाहे कोई होगा, जो राजा जब बनेगा वो, तो उसका राज्य अभिषेक होता है। ठीक है, तो उसकी जो चर्चा मिलती है उसकी जो चर्चा सतपथ ब्राह्मण मिलती है। और वो कैसे कराया जाता था? राजसी यज्ञ के द्वारा कराया जाता था। ठीक है, राज्य अभिषेक राजा का। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? ये आप ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, यजुर्वेद में जो उच्च अधिकारी थे, राजा के पास क्या थे? उच्च अधिकारी थे। ठीक है, अधिकारी होंगे भाई, मंत्री परिषद बनाया गया, राजा है तो सैनिक होंगे, इसके मंत्री परिषद बनेगा। ठीक है, उसमें कुछ अधिकारी बनेंगे। ठीक है, कुछ युवराज रहेंगे। तो जो उच्च अधिकारी थे, ठीक है, उनको रत्नी कहा गया है। किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद से इसकी व्याख्या मिलती है। ठीक है, कि उच्च पदाधिकारी को क्या कहा गया है? रत्नी कहा गया है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण से 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है। आपको ये बताया था मैंने, सतपथ ब्राह्मण। ठीक है, 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, यजुर्वेद और सतपथ ब्राह्मण दोनों को जानते रहिए। इसमें रत्नी कहा गया है, केवल पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया है, लेकिन इसमें सतपथ ब्राह्मण में क्या हो रहा है? 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिल रहा है। ठीक है, दोनों डिफरेंस है, दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि इस समय जो राजा था उसके पास क्या थे? मंत्री परिषद भी था। ठीक है, मंत्रियों जैसी कुछ व्यवस्थाएं भी थी वहां पे। ठीक है, अच्छा, एक चीज और जानते रहिए कि ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? जो जो उत्तर वैदिक काल का जो क्षेत्र था, उसमें जो पूर्वी क्षेत्र था, यहाँ के जो राजा लोग थे, ठीक है, वो लोग अपने आप को सम्राट की उपाधि घोषित, अपने आप को क्या बोलते थे? सम्राट बोलते थे। या वो लोग सम्राट की उपाधि क्या कहते थे? उपाधि लिए थे। किसकी उपाधि लिए थे? सम्राट की उपाधि लिए थे। कौन लोग? पूर्वी क्षेत्र के लोग। किस एरिया के पूर्वी क्षेत्र के लोग? उत्तर वैदिक काल के जो एरिया थे, जो क्षेत्र था, उसके जो पूर्वी क्षेत्र था, उसका जो पूर्वी क्षेत्र था,
वहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, सम्राट बोलते थे या सम्राट की उपाधि लिए थे, ठीक है। उसी तरह से दक्षिणी में यदि आ जाए तो यहाँ पर भोज बोला जाता था या भोज की उपाधि ये लोग लिए थे राजा लोग, ठीक है। यदि हम पश्चिमी की बात करें तो स्वराट की उपाधि धारण किए थे। विराट की उपाधि कहाँ धारण, उत्तर में विराट की उपाधि धारण किए थे राजा लोग, ठीक है। और मध्य देश में ये लोग राजा की उपाधि धारण किए थे। और कोई जो भी राजा इस पूरे चारों तरफ के लोगों को जीत लेता था, चारों तरफ के राजाओं को जीत लेता था, चारों तरफ के राजाओं को ये हरा देता था, ठीक है, लड़ाई में, तो उसको एकराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एकराट। एकराट की उपाधि उसको क्या मिलती थी? एकराट की उपाधि मिलती थी, ठीक है। बाद में आपके जाके देखेंगे तो एकराट की उपाधि धारण किए हुए हैं लोग, सम्राट की उपाधि धारण कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये सब उपाधियां हैं राजाओं की, और ये किसमें मिल रहा है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिल रहा है। तो इससे भी ये अनुमान लगाया जाता है कि इस समय जो राजा की स्थिति थी, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, वो मजबूत थी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी राजनीतिक पक्ष की, वैदिक काल के या वैदिक काल के राजनीतिक पक्ष की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद 2 टॉपिक और बचा हुआ है, धार्मिक पक्ष और आर्थिक पक्ष, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।